दुनिया में बहुत सारे देश हैं। यदि हम इतिहास की गहराई में जाएं, तो हमें पता चलता है कि भारत युगों युगों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। कृण्वन्तो विश्वम आर्यम, हम संपूर्ण विश्व को उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक बड़ा परिवार है। स्वदेशो भुवनत्रयम, तीनों लोक स्वर्ग, भूमि और पाताल हमारी ही जन्मभूमि है। प्राचीन काल में हमारे पूर्वजों ने इन भावनाओं का संचार किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विश्वव्यापी समृद्धि के लिए कला, कौशल अर्थात स्किल्स और दर्शन यानी फिलॉसफी में भी योगदान दिया। यही कारण है कि प्राचीन काल में भारत को जगत गुरु कहा जाता था, जिसे आजकल हमारे मोदी जी विश्व गुरु कहते हैं। इसका प्रतिबिंब पश्चिमी दार्शनिक मार्क ट्वेन के लेखन में देखा जा सकता है। वे कहते हैं, भारत धार्मिक संप्रदायों की भूमि है, मानवता का उद्गम स्थल है, भाषाओं की जन्मभूमि है, इतिहास की जननी, पुराणों की दादी और परंपराओं की परदादी है। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और रचनात्मक चीजें हैं, वे सभी भारत में उपलब्ध हैं। हर कोई इस भूमि की एक झलक पाने के लिए उत्सुक है और इसके लिए वे इस दुनिया की अन्य सभी चीजों को त्याग सकते हैं। भारत न केवल धर्म, दर्शन, आध्यात्मिक ज्ञान और मानवीय मूल्यों में अग्रणी था, बल्कि व्यापार, वाणिज्य, कला और कौशल में भी सबसे प्रवीण था। एक प्रसिद्ध लेखक स्विट्जरलैंड के बोजेन लैंडस्ट्रॉम, जिन्होंने प्राचीन मिस्रवादियों से लेकर विभिन्न यात्राओं और महान खोजकर्ताओं की कहानियों, जिसमें अमेरिका की खोज तक है, सब कुछ का अध्ययन किया था। लैंडस्ट्रॉम अपनी पुस्तक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिख रहे हैं, कई रास्ते और साधन थे, लेकिन केवल एक ही लक्ष्य था, भारत की प्रसिद्ध भूमि तक पहुंचना, जो सोने, चांदी, मूल्यवान पत्थरों और रत्नों, आकर्षक भोजनों, मसालों और कपड़ों से भरी हुई है। हेगल, गैलीलियो और मार्को पोलो जैसे कई और विचारकों और शोधकर्ताओं के अनुभव भी लैंडस्ट्रॉम के समान ही हैं। इसलिए भारत को युगों युगों से सोने की चिड़िया कहा जाता रहा है। भारत देश वर्षों तक जगत गुरु और सोने की चिड़िया बना रहा। पिछले 1500 वर्षों से इस भारत भूमि पर लगातार हुए मुसलमानों के बर्बर आक्रमणों, कुछ सामाजिक दोषों तथा करीब 190 वर्ष के शासनकाल में अंग्रेजों द्वारा किए गए आर्थिक शोषण ने सोने की चिड़िया को दिवालिया बना दिया। भारतीय कृषि, उद्योग और व्यापार नष्ट हो गए। इसलिए आज हम भारत को विश्व के देशों में 100 से भी ऊपर के स्थान में पाते हैं। आज की पीढ़ी के सामने सोने की चिड़िया को और जगत गुरु के रूप में भारत की स्थिति को पुनर्जीवित करने की चुनौती है। स्वतंत्रता सेनानियों और विचारकों के गौरवशाली भारत के सपने को वर्तमान पीढ़ी को पूरा करना है। इसके लिए आवश्यक है कि कला, कौशल, व्यापार, वाणिज्य, कृषि आदि क्षेत्रों में प्रगति की जाए। मुख्यतः दुनिया आज भी धर्म और दर्शन के क्षेत्र में भारत की श्रेष्ठता को मानती है। हालांकि जब भौतिक समृद्धि या ऐसे समाज का प्रश्न उठता है जिसका आचरण दर्शन के अनुरूप हो, तो उत्तर देना कठिन हो जाता है। अतः सर्वांगीण प्रगति की परिकल्पना एवं उसकी पद्धतियों पर विचार करना आवश्यक है। Hence, it is necessary to contemplate on the hypothesis of all-round progress and its methods. हजारों वर्ष पहले महर्षि कणाद ने सर्वांगीण उन्नति की बात करते हुए कहा था, यतोऽभ्युदयेन श्रेयसी सिद्धिः स धर्मः, वह साधन जिसके माध्यम से व्यक्ति भौतिक दृष्टि से और दार्शनिक दृष्टि से सभी प्रकार का विकास प्राप्त करता है,
उसे धर्म कहा जाता है। दुर्भाग्य से अतीत में हमारा देश आध्यात्मिक दृष्टि से तो प्रयास करता रहा है, परंतु सर्वांगीण प्रगति के संदर्भ में भौतिक प्रगति की उपेक्षा की जाती रही है, जबकि सर्वांगीण प्रगति के लिए भौतिक प्रगति को न केवल आवश्यक अपितु अनिवार्य माना जाता है। जब समाज में भौतिक प्रगति के प्रश्न पर विचार किया जाता है और हम उसके माध्यम या उपकरण के बारे में सोचते हैं, तो हमें पता चलता है कि वे समय के प्रवाह में बदलते रहे हैं। उदाहरण के लिए, एक समय में कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य हमारी भौतिक समृद्धि के माध्यम थे। कहने का तात्पर्य यह है कि गोरक्षा और व्यापार कृषि का आधार था, जो पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर समृद्धि का आधार था। वस्तुतः वे हजारों वर्षों तक हमारी समृद्धि का माध्यम बने रहे। भारतीय कृषि और समृद्ध व्यवसाय को दुनिया भर में मान्यता मिली क्योंकि यह पूरी दुनिया में फैल गया था। यदि हम प्राचीन काल के विवरण को छोड़ भी दें और उत्पादन के मुद्दे पर 1750 में भारत की स्थिति पर विचार करें, तो सैमुअल हंटिंगटन की पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में दिए गए तुलनात्मक चार्ट में स्पष्ट किया गया है कि भारत का उत्पादन यूरोप और सोवियत संघ से भी अधिक था। यहाँ सोवियत संघ टूटने से पहले वाला सोवियत संघ लिया गया है। भारत का उत्पादन 24.5% था, जबकि यूरोप का 18.2% और सोवियत संघ तो केवल 5% ही उत्पाद करता था। आप यदि इसके बारे में और अधिक विवरण से जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो भारत गरीब कैसे बना अवश्य देखिए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी दुनिया का 50% से भी अधिक जीडीपी रखने वाला भारत आज कैसे सिमट कर 2 या 3% पर आ गया है।